सब्जी सब कुछ महंगा है, पेट्रोल डीजल। हाँ, बच्चे रो रहे हैं। आपको फीस भरनी पड़ती है तब भी घबराहट होती होगी कि कैसे भरोगे। परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो इलाज के लिए भी घबराहट होती होगी कि किस तरह से होगा, पैसे नहीं मिलते। उनको माइक दे दो, सब लोग सुन ले तो अच्छा है। हमने इतना परेशान हुई थी। 22 साल 6 महीने का मेरा बच्चा एक देहांत हो गया और दूसरा बच्चा मैं पढ़ा लिखा रही थी और अमेठी में गया था, क्या कहते नौकरी के लिए गया था। 1 सेकंड के लिए मेरे बच्चों को नौकरी से हटा दिया गया था। मैंने मजबूरी नरेगा कर कर के पढ़ा रही हूँ, इतनी मजबूरी हूँ। मैं 5 बार खून भी दिया, मेरा बच्चा भी नहीं बचा। मेरा बच्चा जिसको पढ़ा रही वो कामयाबिल भी नहीं हुआ है। मैं बहुत लाचारी हूँ, क्या करूँ बहन जी, आपसे क्या बता सकती हूँ। कलमनी भी नहीं मिल रही है, खेत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं निर्दोषी हूँ एकदम से। जो मेरे पास रहा था उसको भी मैं बेच के बच्चों को लगा दिया। मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि गरीबों को कुछ भी मिल जाए। सारे को पैसे मिला, हर एक चीज मिला, आते हैं सब कुछ मिलते हैं, देते हैं। हमें सब गरीबों को कोई एक ठू पुड़िया भी नहीं खिलाता कि पानी एक बोतल पिला दो। एक गरीब है, बच्चा रो रही है, ये औरत गरीबी है, रो रही है। 1 सेकंड के लिए मेरे बच्चों को आरबीआई नौकरी मिलनी थी। मेरे से बोलना नहीं आता है कि नौकरी का क्या होता है। मेरी गलती को क्षमा करना बहना। और मेरे बच्चा 1 सेकंड के लिए मेरी नौकरी से बच्चा हटा दिया गया है। मेरा बच्चा कहे मम्मी मैं अब कहीं नहीं लड़ूंगा, मैं अब कहीं चला जाऊंगा। मैंने बोला कि भाई एक चला गया, तू बेटा वहीं कद मत जाना। मैं तुम्हें अभी 2 बार है लड़ाई, मैं लड़ाऊंगा। नरेगा करके, मजूरी करके, भीख मांग करके मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, तुम हिम्मत मत छोड़िए। अब इसके बाद हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए बहना। हम बोलने की काबिल नहीं हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। तो जो आप बता रही हैं, ये इस तरह के संकट आज सब जितने भी गरीब लोग हैं, किसान हैं, इस तरह के संकटों का मुकाबला रोज कर रहे हैं। रोज जो आपने बात बताई कि आपने इतनी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया, आपने क्या क्या नहीं किया बेटे को पढ़ाने के लिए, लेकिन आज भी उसको रोजगार नहीं मिला है। आज देश में 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ बेरोजगार लोग हैं और आज इन्हीं की तरह गरीब से गरीब जनता जो है, छोटे से छोटे घर में हो, कहीं दूर दराज इलाके के गांव में हो, लेकिन आप ही की तरह सब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। आज वो ज़माना चले गया जब कहते थे कि चलो बच्चा बड़ा हो गया उसको खेती में लगा दो। ज़माना चले गया। आज जितने भी लोग हैं, चाहे कितने भी गरीब हों, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं। कर्ज लेना पड़े, मजदूरी करना पड़े, आपने कहा भीख मांगनी पड़े, सब करते हैं बच्चे को शिक्षित करने के लिए। सरकार का काम होता है कि बच्चा शिक्षित होता है उसके लिए रोजगार दिलाओ, रोजगार के मौके मिलने चाहिए। 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके कम होते चले जा रहे हैं। अगर 70 करोड़ बेरोजगार हैं आज देश में, तो इस वजह से कि जो मौके थे रोजगार के वो सारे तमाम बंद हो चुके हैं। रोजगार कहाँ से मिलता था? रोजगार कहाँ से मिलता था? एक ज़माने में खेती से मिलता था। खेती से खूब कमाई होती थी, मजदूरी मिल जाती थी। खेती को इतना मुश्किल कर दिया है, इतने संघर्ष हो गए किसानों के, महंगाई की वजह से, पेट्रोल डीजल, खेती के सारे सामानों पे जीएसटी है, कि कमाई नहीं होती। कमाई नहीं होती तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? खेती में। तो खेती से रोजगार आज नहीं मिल सकता। पहले बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां होती थी,
आप जहाँ देखते थे तो लोग सरकारी नौकरी चाहते थे, क्योंकि उसमें एक सुरक्षा होती थी नौकरी की और फिर पेंशन मिलता था। आज जितने बड़े बड़े सरकारी कंपनियां हैं, उनकी जितनी भी सब्सिडरी है, वो सब प्रधानमंत्री जी ने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दी। आस्ते आस्ते उनका निजीकरण हो रहा है। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? आरक्षण नहीं मिलता, आरक्षण नहीं मिलता। कई जगहों से जो जितने रोजगार मिलते थे अब वो कम मिलने लगे हैं। फिर रोजगार और कहाँ से मिलते थे? छोटे कारोबारों से, छोटे बिजनेस से, ये दुकानें, छोटी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट, किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मोदी जी की नीतियों ने उनकी भी कमर तोड़ी। पहले नोटबंदी लाए, नोटबंदी में सबको कष्ट दिया, सबको बोल दिया कि काला धन आएगा पूरी दुनिया से देश में, तुम्हारे खातों में जाएगा। तुम्हारे पैसे तो ले लिए जो तुमने बचाए हुए थे, बहनों ने बचाए हुए थे, माताओं ने बचाए हुए थे, सब गए बैंक, कतार में खड़े हो गए। न कोई काला धन आया, न आपके खातों में 15 लाख रुपए आए। क्या हुआ? जो बिजनेस थे, जो छोटे मोटे बिजनेस थे, जिन्होंने अपना कारोबार किया था, उनकी मुश्किलें बढ़ी। उसके बाद जीएसटी लाए, जीएसटी से और भी मुश्किलें बढ़ी। तो ये जो 3 मुख्य साधन थे देश में जिससे रोजगार बन सकता था, बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारी, बड़ी बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर था वो भी, जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप का होता था वो भी, जो छोटे छोटे मध्यम वाले बिजनेस थे वो, और खेती, ये तमाम साधन जो है कमज़ोर हो गए, रोजगार कम हो गए। 30 लाख पद आज खाली पड़े हैं सरकार में, लेकिन वो रोजगार दे नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये काम किया, बड़े बड़े खरबपतियों को बहुत मजबूत बना दिया, देश की संपत्ति उनको दे दी। देश का कोयला, देश की बिजली, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की सड़कों का ठेका सब इन्हीं गिने चुने लोगों को। ऊपर से इनका 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। 16 लाख करोड़ रुपए कुछ गिने चुने खरबपतियों के माफ कर दिए। देश के किसान के लिए 1 रुपया माफ नहीं हुआ। खेती में मुश्किलें, मैं जानती हूं आप सब खेती करते हो। आज यहाँ सारी मुश्किलों के अलावा आवारा पशु की बहुत समस्या है। आवारा पशु की समस्या को हल करने के लिए कोई नीति नहीं है। आपकी खेती से कमाई कराने के लिए कोई नीति नहीं है। बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई नीति नहीं है। महंगाई बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। कोई सोच सकता था कुछ सालों पहले कि एक सिलेंडर 1200 का होगा? कोई सोच सकता था कि ये दिन आप देखेंगे? जबकि इतनी महंगाई है कि कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हैं। पलायन करके आपके बच्चे बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनको भी सही मजदूरी नहीं मिलती। और मोदी जी और जितने भी भाजपा के नेता हैं क्या करते हैं? चुनाव के समय क्या बात करते हैं? बेरोजगारी के बारे में क्या बात करते हैं? महंगाई के बारे में क्या कहते हैं कि आपके लिए क्या करेंगे? क्या किया है इन्होंने 10 सालों में? कौन सा बड़ा उद्योग खोला है यहाँ? कौन सी बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं? जो हमने खोला था वही तकरीबन बंद करे जा रहे हैं। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, आपको याद है? आपके सांसद थे, आपके बीच आते थे, झुक के आते थे, घर घर में जाते थे, गांव गांव में जाते थे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस पूरे अमेठी में ऐसा गांव नहीं होगा जहां मेरे पिताजी या मेरी माताजी नहीं गए होंगे। और चुनाव होता था, मैं प्रचार के लिए आती थी। जब से मैं 17 साल की थी तब से मैं अमेठी में प्रचार के लिए आती थी। अपने पिताजी के लिए प्रचार किया, माताजी के लिए किया, राहुल गांधी जी के लिए, अपने भाई के लिए किया, आज किशोरी लाल शर्मा जी के लिए कर रही हूँ। प्रचार करते समय हम लोग क्या कहते थे? हम कहते थे कि भाई ये सड़क है आपकी, ये सड़क राजीव जी ने बनवाई है, इस सड़क पे अब खड़िंजा लगाना है, जब खड़िंजा लग जाएगा तो इस सड़क को हमें पक्का करना है। आपके गांव में बिजली का खंभा लगा है लेकिन अभी तक तार नहीं खिंचा, इसका तार खिंचवाना है।
आपका इंडिया मार्क 1 हमने लगाया है और लगाने हैं। यहाँ जो अस्पताल है वो ठीक है, इसमें सुविधाएं बढ़ानी है, ये बात करते थे। चुनाव प्रचार में आते थे तो आपकी बात करते थे, हमेशा कहते थे कि हमने ये काम गिनाते थे कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और आगे जाके हम ये करना चाहते हैं, रोजगार दिलवाना चाहते हैं, आपकी जो समस्याएं उनको कम करना चाहते हैं। ये होता था हमारा प्रचार। आज का प्रचार क्या है सुनिए। आपके घर में आएंगी, दुर्दुरिया कराएंगी, दुर्दुरिया कराएंगी, बोलेंगी भगवान के नाम पे वचन दो कि भाजपा का वोट देगी। बोलती है कि नहीं, है ना? ये प्रचार नहीं करती कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये करूंगी, नहीं करती। आपके काम की महंगाई कैसे कम, आपसे पूछती हैं कि कैसे सामना कर रही है महंगाई का। देखिए तो ये प्रचार हो गया आज के दिन पूरा प्रचार इन चीजों पे हो गया है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कभी कभी तो देश के प्रधानमंत्री जी भी इतनी उल्टी शुल्टी बातें करने लग गए कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुरा लेगी। 70 साल से देश आजाद है, 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस के बड़े बड़े प्रधानमंत्री आपके सांसद रहे हैं। अरे कभी आपके घरों में आके आपकी भैंस चुराई? कहते कि एक्सरे की मशीन लाएंगे, वो एक्सरे की मशीन आपके घर में जाएगी और जहाँ भूसा रखा है उसके अंदर से आपके गहने निकालेगी, आपके मंगलसूत्र निकालेगी, और ये लोग लेके किसी और को दे देंगे। अब बताइए आपके संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री रहे सांसद, झुक के आपके घरों में आए हैं कुछ चोरी करने के लिए नहीं, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, देने के लिए कि किस तरह से। मैं बता रही थी पिछली मीटिंग में बता रही थी कि जब मैं छोटी थी, पहली बार आई यहाँ पिताजी के साथ, तो मैंने देखा कि सारी ज़मीन सफ़ेद है। अब मैं तो दिल्ली से आई थी, मैंने कभी सफ़ेद ज़मीन देखी नहीं थी। अभी बच्चों को याद नहीं होगा क्योंकि इन्होंने देखी नहीं है सफ़ेद ज़मीन, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं उनको याद होगा कि देखते थे तमाम ज़मीन ऊसड़ होती थी। मैंने पिताजी से पूछा कि ये ज़मीन सफ़ेद क्यों है? उन्होंने समझाया इसमें नमक इतनी है, ऊसड़ ज़मीन है, इसमें कुछ उगता नहीं है। पिताजी ने ये काम किया कि किस तरह से यहाँ हरियाली लाएंगे, उस ऊसड़ ज़मीन को हरा भरा कैसे करेंगे। आज मैं हवाई जहाज़ से यहाँ आती हूँ, फुर्सतगंज आ रही थी, मेरे मन में ये बात आई कि देखो सारी हरियाली है, और मैं सोच रही थी कि जब पहले आते थे तो ऊसड़ होती थी। और पिताजी का आपको मालूम भी नहीं होगा कि मेरे पिताजी ने ये काम कराया, आस्ते 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 इस ज़मीन में हरियाली लाने का काम कराया। तो हमारा प्रचार इन चीज़ों पे आधारित होता था, हमारी राजनीति काम पे आधारित होती थी, सेवा पे आधारित होती थी। हम आते थे आपकी सेवा करने के लिए श्रद्धा से। हम जानते थे कि जनता ने दिया है, जनता ने बनाया, ये हमारी राजनीतिक परंपरा है। हमारी पार्टी महात्मा गांधी जी की पार्टी है, इसीलिए हमेशा हमारी ये विचारधारा रही है। अब एक नई राजनीति आ गई, उसकी एकदम अलग विचारधारा है। वो कहते हैं कि काम वाम करने की क्या ज़रूरत है भाई, चुनाव आएगा, भगवान के नाम पे वचन दिलवा देंगे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, जो भी है हम लोग चुनाव लड़वा लेंगे और हम सत्ता में रहेंगे, और 5 सालों के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है ही नहीं। इनकी विचारधारा ये है कि ये सोचते हैं कि गुमराह करके जनता को हर 5 साल वोट ले लेंगे, सत्ता में रहेंगे, बीच बीच में कुछ ना कुछ करते रहेंगे आपका ध्यान भटकाने के लिए।
लेकिन जो आपके काम की बात है वो इनके मुंह से निकलती ही नहीं है। आपके विकास की बात